हम सब ने कभी ना कभी वो नज़ारा देखा है। मतलब किराने की दुकान की लाइन में खड़े हैं या दफ्तर का कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं और तभी अचानक घर का कोई बच्चा आकर पूछता है कि चिड़िया रात में कहाँ सोती है। हाँ, या फिर पापा के बाल क्यों झड़ रहे हैं, है ना? बिल्कुल। और उस वक्त उस रोजमर्रा की भाग दौड़ में ये अंतहीन सवाल एक बड़ी थकावट का कारण बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस किसी तरह, मेरा मतलब है किसी भी तरह इन्हें शांत कर दिया जाए। एकदम सही कह रही हैं आप। ज्यादातर वयस्कों की पहली प्रतिक्रिया यही होती है। हाँ, लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम इन्हीं साधारण लगने वाले सवालों के पीछे की विज्ञान पर बात करने वाले हैं। एक बेहद जटिल और शक्तिशाली जैविक मशीन को डिकोड करेंगे जो बच्चों के दिमाग में चल रही होती है। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ शोर नहीं है। बिल्कुल नहीं। शिक्षाविद पारवानो का एक बहुत ही शानदार विचार है। वो कहते हैं कि बच्चे जन्मजात वैज्ञानिक होते हैं, और आज हम अपनी इस चर्चा में यही समझेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे सवाल दरअसल भविष्य के निर्माण की नींव है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस विषय की गहराई वाकई चौंकाने वाली है। हम बड़े अक्सर इस बात पे अड़ जाते हैं कि सवाल का जवाब क्या है, जबकि असली जादू इस बात में है कि वो सवाल आखिर पूछा क्यों जा रहा है। सही कहा। अगर हम NIH PubMed के उन रिसर्च पेपर्स को देखें जो बाल मनोविज्ञान पर हैं, तो उनमें एक बहुत ही स्पष्ट तकनीकी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसे कहते हैं IRM, मतलब इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टिंग मैकेनिज्म। इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टिंग मैकेनिज्म। तो ये कोई सीखी हुई चीज है या? नहीं, ये कोई सीखी हुई कला नहीं है। ये बच्चों के दिमाग में पहले से फिट किया गया एक हार्डवेयर है। अच्छा, एक मिनट। तो क्या इसका मतलब ये है कि सवाल पूछना उनके लिए कोई शौक नहीं है? मतलब क्या ये भूख या प्यास जैसी कोई बुनियादी जैविक जरूरत है? बिल्कुल, 100%। अरे वाह! क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि बच्चे सिर्फ हमारा ध्यान खींचने के लिए या हमें परेशान करने के लिए बार बार क्यों पूछते हैं। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये ध्यान खींचने की कोई चाल नहीं है। ये पूरी तरह से एक कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक जरूरत है। विज्ञान में ऐसे कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम, या कह लें असंतुलन की स्थिति। असंतुलन, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे इसे? हाँ, देखिए, इसे ऐसे समझिए। एक बच्चे के दिमाग में दुनिया को लेकर एक निश्चित समझ होती है, एक ढांचा होता है। लेकिन जब वह कोई ऐसी चीज देखता है जो उस ढांचे में फिट नहीं बैठती, मान लीजिए उसने पहली बार किसी बर्फ के टुकड़े को पिघलते हुए देखा, तो उसके दिमाग का वो ढांचा थोड़ा चरमरा जाता है। अच्छा, मतलब एक गैप आ जाता है। एकदम सही। एक गैप, एक शून्य पैदा हो जाता है, और ये गैप दिमाग में एक तरह की मानसिक असुविधा या तनाव पैदा करता है। तो ये जो डिसइक्विलिब्रियम है, क्या यही वो मानसिक खुजली है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था? मतलब जब तक वो खाली जगह भरेगी नहीं, तब तक दिमाग शांत नहीं होगा। बिल्कुल, एकदम सटीक एनालॉजी है ये। वो मानसिक तनाव तब तक बना रहता है जब तक बच्चा नया डेटा इकट्ठा करके अपने ज्ञान को फिर से संतुलित नहीं कर लेता। ये तो बहुत ही अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात, ये IRM तंत्र केवल भाषा पर निर्भर नहीं करता। मतलब जो बच्चे बोल नहीं पाते वो भी? हाँ, जो बच्चे अभी बोलना भी नहीं सीखे हैं, वे भी इस असंतुलन से गुजरते हैं। आपने देखा होगा, वो उंगली से इशारा करते हैं। हाँ, आंखें बड़ी कर लेते हैं। बिल्कुल, या एक खास तरह की आवाज निकालते हैं। वे बुनियादी तौर पर अपने आसपास के वयस्कों से डेटा की मांग कर रहे होते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य उस अवस्था तक पहुंचना होता है जिसे विज्ञान में वयस्क जैसी ज्ञान स्थिति या अडल्ट लाइक स्टेट्स कहा जाता है। ये तो किसी कंप्यूटर को अपडेट करने जैसा लग रहा है। मतलब जब तक पैच डाउनलोड नहीं हो जाता, सिस्टम बार बार नोटिफिकेशन भेजता रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। लेकिन अगर ये इतनी कुशल जैविक मशीन है जो लगातार जानकारी चूस रही है, तो सवाल ये उठता है कि ये मशीन सबसे अच्छा काम कब करती है? मतलब क्या एक कमरे में बैठकर टीवी देखने से ये मशीन तेज चलती है, या इसके लिए कुछ और चाहिए? यहीं पर बच्चे के परिवेश यानी उसके एनवायरनमेंट की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। दिमाग की ये मशीन सबसे बेहतर तब काम करती है जब उसे एक 3D यानी वास्तविक दुनिया का अनुभव मिलता है। 3D अनुभव? अच्छा। हाँ, इस पर एक बहुत ही मशहूर अध्ययन है जू स्टडी के नाम से। इसने इस पूरे विषय पर बहुत गहराई से रोशनी डाली है। जू स्टडी मतलब चिड़ियाघर वाला अध्ययन? जी। शोधकर्ताओं ने यह देखा कि जब बच्चे किसी असली जानवर को चिड़ियाघर में देखते हैं तो उनके IRM का स्तर पूरी तरह से बदल जाता है। स्तर बदल जाता है? इसका क्या मतलब है? क्या उनके सवालों की प्रकृति बदल जाती है? बिल्कुल बदल जाती है। देखिए, जब एक बच्चा किसी असली जिराफ को पत्ते चबाते हुए देखता है तो वो उसकी जैविक कार्य प्रणाली को लेकर सवाल पूछता है। जैसे कि? जैसे वो पूछेगा, ये इतना लंबा कैसे हो गया,
या ये खाना कैसे पचाता है, या फिर क्या इसे ठंड लगती है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत गहरे और विश्लेषणात्मक सवाल है। बिल्कुल। लेकिन इसके विपरीत जब वही बच्चा किसी किताब में जिराफ की तस्वीर देखता है या किसी प्लास्टिक के खिलौने से खेलता है तो उसके सवाल काफी सतही हो जाते हैं। मतलब वो सिर्फ नाम वगैरह पूछता है। हाँ, तब वो केवल नामकरण की उलझन में रहता है। वो पूछेगा इसे क्या कहते हैं या इसका रंग पीला क्यों है, बस यहीं तक। मुझे यहाँ थोड़ी असहमति जताने का मन कर रहा है आपसे। हाँ, बताइए। मतलब ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि असली अनुभव ही सब कुछ है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो क्या हम उन हजारों रुपए की किताबों और महंगे शैक्षिक खिलौनों को पूरी तरह से नकार सकते हैं? देखिए, नकारने की बात नहीं है। नहीं, मतलब आखिर हर चीज का असली अनुभव देना तो संभव नहीं है ना। बिल्कुल। डायनासोर दिखाने के लिए हम बच्चे को जुरासिक पार्क तो नहीं ले जा सकते, तो क्या उन तस्वीरों वाली किताबों का कोई संज्ञानात्मक मूल्य नहीं है? नहीं, ये एक बहुत ही जायज तर्क है आपका, और इस अध्ययन का निष्कर्ष ये बिल्कुल नहीं है कि किताबें या खिलौने बेकार हैं। अच्छा। किताबें शब्दावली और बुनियादी पहचान बनाने के लिए अनिवार्य हैं। वो दुनिया का एक इंडेक्स, एक सूची तैयार करती हैं बच्चे के दिमाग में। इंडेक्स तैयार करती हैं। लेकिन असली दुनिया उस सूची को कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स यानी एक वैचारिक ढांचे में बदलती है। तस्वीर ये बताती है कि कोई चीज क्या है, जबकि वास्तविक दुनिया ये सोचने पर मजबूर करती है कि वो चीज कैसे और क्यों काम करती है। समझ गई। मतलब असली प्राणी को सांस लेते या चलते हुए देखना अलग ही असर डालता है। बिल्कुल। जब बच्चा किसी चीज को प्रतिक्रिया देते हुए देखता है तो दिमाग के कई न्यूरल पाथवे एक साथ सक्रिय हो जाते हैं, जो एक 2D तस्वीर कभी नहीं कर सकती। सही कहा। यानी किताबें एक तरह से रॉ डेटा देती हैं और असली दुनिया की प्रयोगशाला में बच्चा उस डेटा पर प्रयोग करता है। एकदम सही। लेकिन जब ये नन्हा वैज्ञानिक बाहरी दुनिया में प्रयोग करने निकलता है तो कभी-कभी कुछ ऐसे बड़े सवाल सामने आ जाते हैं जो हम वयस्कों के पसीने छुड़ा देते हैं। ओहो, हाँ, ये तो है। जैसे मृत्यु, बीमारी या कोई बहुत ही जटिल सामाजिक स्थिति। मतलब जब कोई 4 साल का बच्चा अचानक पूछ ले कि क्या हम सब एक दिन मर जाएंगे, तो उस पल में कैसे प्रतिक्रिया दी जाए? ओहो, वो पल किसी भी अभिभावक के लिए सबसे डरावने हो सकते हैं। अक्सर ऐसे सवालों पर बड़े लोग या तो घबरा जाते हैं या तुरंत विषय बदल देते हैं। हाँ, हम तो बस बात टालना चाहते हैं। लेकिन ब्राइट स्पॉट नेटवर्क ने इस तरह के संकटकालीन सवालों से निपटने के लिए एक बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित 4 स्टेप तकनीक विकसित की है। 4 स्टेप तकनीक? जी, और इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है संज्ञान लेना या एक्नॉलेज करना। संज्ञान लेना मतलब सवाल को सुनकर अनसुना ना करना। लेकिन हमारी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया तो यही होती है कि हम बच्चे को शश करके कहते चुप रहो, ऐसी बातें नहीं करते। और यही सबसे बड़ा संज्ञानात्मक नुकसान हो जाता है। यस। इस तकनीक के पीछे का विज्ञान कहता है कि बच्चे को चुप करा देना, उसे शश करना, असल में उस भरोसे की हत्या है जिसके आधार पर उसने दुनिया को समझने की कोशिश की थी। बाप रे, तो बहुत गहरी बात है। हाँ, क्योंकि जब आप उसे चुप कराते हैं तो वो ये नहीं सीखता कि उस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो ये सीखता है कि सवाल पूछना ही असुरक्षित है। आप अनजाने में उसके अंदर के उस वैज्ञानिक को दंडित कर रहे होते हैं। ये तो सच में एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब वो बच्चा एक बहुत बड़ी मानसिक उलझन लेकर अपने सबसे भरोसेमंद इंसान के पास आया था। और आपने क्या किया? हमने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। तो अगर हमें शश नहीं करना है तो दूसरा कदम क्या होना चाहिए? दूसरा कदम है पुष्टि करना या अफर्म करना। आपको बच्चे को वो सवाल पूछने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना चाहिए? ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। थोड़ा लगता है, लेकिन ये कहना कि ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे ये पूछा, ये बच्चे के आत्मविश्वास को एक सुरक्षा कवच देता है। ये दिलचस्प है। मतलब जिस सवाल ने हमें अंदर तक डरा दिया है, हम उसी की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं इसके पीछे का मनोविज्ञान समझ पा रही हूँ। हम सवाल के विषय की नहीं बल्कि बच्चे की जिज्ञासा की तारीफ कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसके बाद आता है तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम, जवाब देने से पहले उनसे ही सवाल पूछना। उनसे ही सवाल पूछना? हाँ, ये कदम वयस्कों को उस बड़ी गलती से बचाता है जो वो अक्सर करते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा जानकारी देना। ओहो हाँ, हम बड़े लोग तो अक्सर एकदम लेक्चर मोड में चले जाते हैं। बिल्कुल। मुझे याद है शोध सामग्री में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया था, वो कैंसर वाला उदाहरण।
मान लीजिए एक बच्चा सड़क पर किसी कैंसर पीड़ित को बिना बालों के देखता है और पूछता है, इनके बाल क्यों झड़ गए? हाँ, और हम बड़े क्या करते हैं, हम अक्सर कीमोथेरेपी, सेल म्यूटेशन और पूरी बीमारी का इतिहास समझाने लग जाते हैं। हाँ, हम पूरा विकिपीडिया पढ़ देते हैं उनके सामने। और यही हम बच्चे की असली खुजली को नहीं समझ पाते। अगर वयस्क उस समय रुककर बच्चे से ही पूछें कि तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ, तो शायद बच्चा कुछ और ही जवाब दे। हाँ, तो शायद बच्चा कहे, क्या इन्होंने गलत शैम्पू लगा लिया था? या शायद उसे सिर्फ इस बात का डर हो कि क्या कल मेरे भी बाल ऐसे ही गिर जाएंगे। अरे वाह, ये तो एक तरह से सवाल को रिवर्स इंजीनियर करना हुआ। बिल्कुल, रिवर्स इंजीनियर। मतलब बच्चे का सवाल अक्सर उसकी खुद की सुरक्षा या बहुत ही सरल अवलोकन से जुड़ा होता है, जबकि हमारा वयस्क दिमाग उसमें पूरी दुनिया का बोझ डाल देता है। हमें बच्चे के डिसइक्विलिब्रियम को समझना है, अपनी खुद की एंग्जाइटी को नहीं। एकदम सही विश्लेषण है आपका। आपको सिर्फ उतनी ही जानकारी देनी है जितनी उस पल उस बच्चे की मानसिक बेचैनी को शांत करने के लिए जरूरी है। समझ गई। और चौथा चरण क्या है? चौथा और अंतिम चरण है पूरी तरह उपस्थित रहना या बी प्रेजेंट। जब भी कोई बच्चा ऐसा बड़ा सवाल पूछे तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि फोन जेब में हो, आप बच्चे की आंखों के स्तर तक नीचे झुकें और शारीरिक रूप से ये जताएं कि इस बातचीत से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। ये 4 चरणीय तकनीक, मतलब संज्ञान लेना, पुष्टि करना, रिवर्स इंजीनियर करना और उपस्थित रहना, वाकई एक बहुत ही ठोस ढांचा है। जी। लेकिन चलिए अब इस चर्चा को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि सवालों को कैसे संभालना है, लेकिन इस वैज्ञानिक सोच को लंबे समय तक जिंदा कैसे रखा जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है। अमर उजाला में छपे एक हालिया विश्लेषण के अनुसार बच्चों की इस जन्मजात वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए उन्हें एक प्रयोगशाला देनी होगी। और मजेदार बात यह है कि वह प्रयोगशाला ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि वह स्वायत्तता या आजादी से बनी है। आधुनिक बाल मनोविज्ञान में स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी का सिद्धांत सबसे अहम है। यदि आप बच्चे को आजादी नहीं देंगे तो उनका जो IRM तंत्र है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। तो ये आजादी किस तरह की होनी चाहिए? इस शोध में स्वायत्तता के 5 मुख्य क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है जो सीधे तौर पर संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हैं। अच्छा, 5 क्षेत्र। पहला है अभिव्यक्ति की आजादी। बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि वो अपने विचार रख सकता है, फिर चाहे वे वयस्कों के विचारों से मेल ना खाते हों। और दूसरा क्षेत्र शायद सामाजिक निर्णय है, मतलब उन्हें अपने दोस्त खुद चुनने की आजादी देना। बिल्कुल। अक्सर बड़े लोग ये तय करना चाहते हैं कि उनका बच्चा किसके साथ खेलेगा और किसके साथ नहीं। हाँ, हम बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं, जो कि बच्चे की सामाजिक बुद्धिमत्ता के लिए बहुत हानिकारक है। जब बच्चा खुद दोस्त चुनता है तो वो इंसानी व्यवहार, आपसी मतभेद और सुलह की प्रक्रिया को फर्स्ट हैंड अनुभव करता है। सही बात है। और तीसरा क्षेत्र है छोटे छोटे चुनाव करने की आजादी। अब ये थोड़ा अजीब लगता है। छोटे चुनाव मतलब आज कौन सी शर्ट पहननी है या शाम को कौन सा खेल खेलना है? क्या इतने छोटे फैसलों से सच में दिमाग पर कोई असर पड़ता है? ये देखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन न्यूरोलॉजिकल स्तर पर यह बहुत बड़ा काम करता है। वो कैसे? देखिए, जब एक बच्चा लाल और नीली शर्ट के बीच चुनाव करता है तो वो सिर्फ रंग नहीं चुन रहा होता, वो निर्णय लेने और उस निर्णय के परिणामों को स्वीकार करने का एक माइक्रो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अच्छा। अगर वो सर्दी में पतली शर्ट चुनता है और उसे ठंड लगती है तो ये कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का एक सीधा सबक है। यही छोटे चुनाव आगे चलकर जीवन में जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित करते हैं। ओहो, यानी हम उन्हें बिना जोखिम वाले सुरक्षित फैसले लेने दे रहे हैं ताकि कल वे बड़े फैसले ले सकें। बिल्कुल। ये तो बहुत ही तार्किक है। और चौथा क्षेत्र है रुचियों का सम्मान। हम अक्सर अपनी अधूरी ख्वाहिशें बच्चों पर थोप देते हैं कि मुझे गिटार बजाना नहीं आया तो मेरा बच्चा गिटार ही सीखेगा। हाँ, और ये बच्चे की आंतरिक प्रेरणा, जिसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, उसे खत्म कर देता है। विज्ञान कहता है कि जब बच्चा अपनी खुद की रुचि का पालन करता है तो उसके सीखने की गति कई गुना बढ़ जाती है। और 5वां क्षेत्र कौन सा है? 5वां और मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है खेल की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ प्ले। अरे हाँ, आज के समय में तो बच्चों का हर मिनट शेड्यूल्ड रहता है। इतने बजे ट्यूशन, इतने बजे कोडिंग क्लास, इतने बजे स्विमिंग। वही तो। लेकिन जब बच्चे बिना किसी नियम के, बिना किसी वयस्क के हस्तक्षेप के मुक्त रूप से खेलते हैं तो उनकी कल्पना सबसे ऊंचे स्तर पर होती है।
यही वो समय होता है जब उनका दिमाग नई चीजें इजाद करता है। तो ये जो 5 आजादियों की प्रयोगशाला है, अभिव्यक्ति, सामाजिक निर्णय, छोटे चुनाव, रुचियां और खेल, ये उनके दिमाग की जमीन को हमेशा उपजाऊ बनाए रखती है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन मुझे लगता है इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी बाधा आती है, और वो है हम वयस्कों का खुद को देखने का नजरिया। आप किस नजरिए की बात कर रही हैं? मेरा मतलब है समाज ने बड़ों पर ये दबाव बना दिया है कि उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए, एक ऑल नोइंग फिगर होना चाहिए। एक अभिभावक के तौर पर अगर मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो मुझे लगता है कि मैं फेल हो गई। हाँ, ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे तोड़ने की सख्त जरूरत है। विज्ञान के अनुसार एक वयस्क का ये कहना कि मुझे नहीं पता, चलो हम दोनों मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं, असल में कोई कमजोरी नहीं है। अच्छा जी, ये बच्ची के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे बेहतरीन उत्प्रेरक है। मैं तो इसे एक स्मार्ट हैक कहूंगी। हाँ, कह सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम ये कहते हैं कि चलो मिलकर ढूंढते हैं, हम उस बच्चे को एक निष्क्रिय श्रोता से हटाकर सीधे एक सह शोधकर्ता बना देते हैं। को रिसर्चर, बिल्कुल। अब वो रट्टा मारने वाला छात्र नहीं रहा, वो समाधान खोजने की प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है। और इससे वो एक जीवन भर चलने वाला सबक सीखता है। वो ये सीखता है कि सीखना किसी एक इंसान तक सीमित नहीं है और ये कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर इंसान रुक जाए। ये एक सतत प्रक्रिया है। दुनिया में किसी को भी सब कुछ नहीं पता होता। ये बात तो हम बड़ों पर भी लागू होती है। खैर, ये पूरी चर्चा वाकई इस बात को लेकर हमारी आंखें खोल देती है कि कैसे बच्चों के साधारण से सवाल दरअसल एक बहुत गहरी जैविक जरूरत का हिस्सा हैं। एकदम सही। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो बात बहुत साफ है। एक बच्चा जब सवाल पूछता है तो वो हमें परेशान नहीं कर रहा है, उसका IRM तंत्र बस दुनिया को समझने के लिए डेटा मांग रहा है। हाँ, वो डेटा कलेक्शन मोड में है। वो उस डिसइक्विलिब्रियम की मानसिक खुजली को मिटाकर ज्ञान का एक नया ढांचा बना रहा है, और वास्तविक दुनिया के अनुभव उस ढांचे को गहराई देते हैं। बिल्कुल देते हैं। और सवालों पर वयस्कों की संवेदनशीलता, यानी उन्हें शक न करना, उनसे उल्टा सवाल पूछना और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने की जगह देना, ये तय करता है कि वे भविष्य में कितने बेहतरीन और स्वतंत्र विचारक बनेंगे। सही कहा आपने। मैं तो यही कहूंगा कि सवालों को दबाना उस जैविक मशीन को बंद करने जैसा है, जबकि उन्हें सही दिशा देना उसी मशीन से भविष्य के आविष्कारों को जन्म देना है। ये एक बहुत ही सकारात्मक और सशक्त करने वाला विचार है, लेकिन इन सारे वैज्ञानिक तथ्यों और अध्ययनों के बीच एक बहुत ही अजीब और थोड़ा परेशान करने वाला विचार भी सामने आता है। वो क्या? आज हमने देखा कि बच्चे जन्मजात वैज्ञानिक होते हैं। उनका दिमाग हर चीज के क्यों और कैसे को जानने के लिए भूखा रहता है। जी बिल्कुल। तो फिर विचार करने वाली बात यह है कि बड़े होने की इस पूरी प्रक्रिया में आखिर ऐसा क्या होता है कि हम इंसान सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टिंग मैकेनिज्म या IRM तंत्र कहाँ सो जाता है? क्या हम जवाब ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, या फिर सही और स्मार्ट दिखने का जो सामाजिक दबाव है वो हमारे अंदर के उस नन्हे जिज्ञासु वैज्ञानिक का हमेशा के लिए गला घोंट देता है? शायद हम बेवकूफ दिखने से डरने लगते हैं। हाँ, शायद समाज हमें ये सिखा देता है कि सवाल पूछने का मतलब है कि आपको कुछ नहीं आता। इसलिए अगली बार जब किसी वयस्क से कोई छोटा बच्चा अचानक ये पूछे कि तारे टूटकर गिरते क्यों नहीं है, तो उन्हें सिर्फ एक किताबी जवाब देकर उस बातचीत को खत्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्हें एक पल के लिए रुकना चाहिए और खुद से ये पूछना चाहिए कि आखिरी बार उन्होंने खुद इस दुनिया को इतनी गहरी और निडर जिज्ञासा से कब देखा था।